हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए कक्षा 10 गणित के अनसॉल्व पेपर सेट 2 को आज हम हल करेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आया था, जिसका पेपर कोड 822 डीवी है। इसमें खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न को हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, तो हम यहाँ पे खंड ब के वर्णात्मक प्रश्न से हल करेंगे। इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं सब मैं आप लोगों को करवाऊँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जिसका प्रश्न संख्या 1 में सभी खंड कीजिए। इसके जितने भी खंड हैं उसको सब करना है, जो प्रत्येक 2 अंक का है। इसमें पहले का ए दिया है द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल कर लेते हैं। जो प्रश्न संख्या 1 का ए है, हमारा द्विघात समीकरण है 4x² - 6x + 5 = 0। तो इसका हमें विविक्तर भी ज्ञात करना है और इसके मूलों की प्रकृति भी बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर ax² + bx + c से हम इसकी तुलना करें तो यहाँ पे a बराबर हमारा 4 होता है और b बराबर -6 और c बराबर 5। तो जो कि विविक्तर बराबर हमारा सूत्र होता है b² - 4ac, ये d होता है। d बराबर b² - 4ac। तो b के जगह पे हम -6 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, -4 गुणे a की जगह पे 4 रखेंगे और गुणे c के जगह पे 5 रखेंगे। -6 का हम वर्ग करेंगे तो 36 -4 का गुणा 4 में 16, 16 × 5 = 80। अब हम यहाँ पे 80 में से 36 को घटाएंगे तो 10 में से 6 निकल जाएगा 4, 7 में से 3 निकल जाएगा 4, -44। तो d बराबर -44 हो गया। चूँकि ये d का मान जो है ऋणात्मक आया है, इसलिए चूँकि यहाँ लिखेंगे चूँकि d इज लेस देन 0, d जो है 0 से छोटा है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। इस समीकरण का मूल जो है वास्तविक नहीं होगा। अब इस प्रश्न 1 के बी नंबर पे आ जाते हैं, जिसमें स्टार लगा हुआ है। तो यहाँ पे नोट में दिया है स्टार लगे प्रश्न से संबंधित चैप्टर टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिया गया है। तो जिस प्रश्न पे स्टार लगा है वह जो है चैप्टर से हटा दिया गया है, तो इस प्रश्न को हमें नहीं करना है। तो इसके प्रश्न संख्या सी पे आते हैं। कह रहा है यदि कास ब्रैकेट में a - b बराबर कर्ण में 3/2 और साइन a + b बराबर कर्ण में 3/2, जो 0 इज लेस देन a + b इज लेस देन इक्वल टू 90 अंश और कोण a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे a और b का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न जो है हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर से है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है कास a - b बराबर कर्ण में 3/2। अब कास a - b बराबर कर्ण में 3 को हम लिख सकते हैं कास 30 अंश, क्योंकि कास 30 अंश का मान जो है कर्ण में 30 अंश होता है। दोनों तरफ का कास हटाएंगे तो ये a - b बराबर 30 अंश, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब पुनः साइन a + b बराबर दिया है हमारा कर्ण में 3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन a + b बराबर कर्ण में 3 के जगह पे हम लिखेंगे साइन 60 अंश, क्योंकि साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2 होता है। दोनों तरफ का साइन हटा दें तो a + b बराबर 60 अंश, ये समीकरण 2 होगा। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। समीकरण 1 ये है a - b बराबर 30 अंश, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 को जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, तो b से b कट जाएगा
यहाँ पे ए में ए को जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा, और 60 में 30 को जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा। ए बराबर 90/2 हो जाएगा। 2 से 90 को काटेंगे तो ये 45 बार में कटेगा। तो यहाँ पे ए का मान जो है 45वां अंश आ जाएगा। अब समीकरण 1 में या 2 में ए का हम मान रखेंगे। यहाँ पे लिखें समीकरण 1 में ए का मान रखने पर समीकरण 1 जो है हमारा a माइनस बी बराबर 30 अंश है। a माइनस बी बराबर 30 अंश। ए की जगह पे हम 45 रखेंगे तो यहाँ पे 45 माइनस बी बराबर 30, माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, माइनस बी बराबर 45 में से 30 को जब हम घटाएंगे तो ये -15 हो जाएगा। दोनों साइड का माइनस हटा देंगे तो ये बी बराबर 15 अंश। इस तरीके से ए का मान 45 अंश और बी का मान 15 अंश हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, डी नंबर, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का मध्यक ज्ञात कीजिए। एक यहाँ पे बारंबारता सारणी दी हुई है तो इसका हमें मध्यक ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम एक सारणी बना लेते हैं। इसे प्रश्न संख्या डी, एक सारणी बना लें जिसमें बारंबारता है, बारंबारता नहीं है, वर्ग अंतराल है। दूसरे कॉलम में बारंबारता, चूंकि हमें मध्यक निकालना है इसलिए हमें संचयी बारंबारता का कॉलम बनाना पड़ेगा। संचयी बारंबारता, बारंबारता को हम एफ से दर्शाएंगे, संचयी बारंबारता को सी एफ से। तो वर्ग अंतराल हमारा है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। इसकी बारंबारता जो है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। अब इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। इसका संचयी बारंबारता 2 होगा। ये 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 8 को जोड़ेंगे तो 13, 13 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा, 19 में 6 को जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब 25 में 3 को जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएगा, 28 में 2 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लें योग ये सिग्मा एफ की जगह पे हम लिखेंगे, इसे जोड़ लेते हैं। 3 2 5, 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30, यानी सिग्मा एफ जो है 30 हो गया। यहाँ पे ये 30 जो है ये यन है तो यहाँ पे लिखें यन बराबर 30। तो हम यहाँ पे इसका मध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले n/2 का प्रयोग करें, यानी 30/2 हो जाएगा बराबर 15। चूँकि यहाँ पे n/2 का मान जो है 15 है तो 15 जो है हमारा 55 से 60 वर्ग अंतराल वाले लाइन में आएगा। तो इसका जो मध्यक वर्ग होगा 55 से 60 होगा। तो यहाँ पे मध्यक वर्ग 55 से 60। तो इसमें जो
ये 55 है हमारा, ये जो है यल है, और इस वर्ग अंतराल के सीधे पे जो ये 6 है ये हमारा बारंबारता यफ है, और इसके ठीक पहले ये 13 जो है हमारा ये सी एफ है। तो अब यहाँ पे निम्न सीमा यल बराबर 55, यहाँ पे एफ बराबर 6, सी एफ बराबर ये हमारा 13 है, और एच बराबर जो है 5 है। इसकी हाइट जो है इस वर्ग अंतराल के बीच में जो गैपिंग है 5-5 का गैपिंग है, तो ये जो है हमारा एच हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मध्यक निकालें, तो मध्यक का फार्मूला हमारा होता है यल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। यल के जगह पे हम 55 रखेंगे, प्लस एन बटे 2 के जगह पे हम ये 15 रख देंगे, माइनस सी एफ के जगह पे हम 13 रखेंगे, पूरे का बटे एफ के जगह पे हम 6 रखेंगे, गुणे एच के जगह पर 5 रख देंगे। अब यहाँ पे 55 प्लस 13 में से हम 15 में से 13 को घटाएंगे तो 2/6 गुणे 5, 2 से 6 को काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, यानी ये आ जाएगा 55 प्लस 1/3 गुणे 5। अब यहाँ पर 55 प्लस 1/3 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो 5/3। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम जो है हमारा 3 होगा। अब ये 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 165 प्लस ये 5 आ जाएगा। 165 में हम 5 को जोड़ेंगे तो ये जो है हमारा 170/3 हो जाएगा। अब 170 में हम 3 का भाग देते हैं तो 3 पचे 15, 2 बचा, 3 छक 18, फिर 2 बचा, 3 छक 18, यानी 56.666 इस तरीके से डाट 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 ये आता रहेगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 56 ये 6 को हटाएंगे तो ये 6 7, ये जो है इसका मध्यक आंसर हो गया। अब हम इसके अगले प्रश्न ई पर आते हैं, जिसमें दिया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, तो हम इसे हल करते हैं। लिखेंगे माना दहाई का अंक बराबर यक्स, इकाई का अंक बराबर 9 माइनस यक्स। अब संख्या हमारा होगा 10 यक्स प्लस 9 माइनस यक्स, क्योंकि दहाई का मान होता है 10 यक्स में 9 माइनस यक्स को जोड़ देंगे तो यह हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसे हल कर लें, 10 यक्स ब्रैकेट को खोलें प्लस 9 माइनस यक्स, 10 यक्स में से यक्स को घटाएंगे तो ये 9 यक्स प्लस 9। अब प्रश्नानुसार अब इसमें कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना कर लेते हैं, 9 यक्स प्लस 9 इसका 9 गुना, और जो इस संख्या को पलट दिया जाए यानी दहाई के स्थान पे इकाई का अंक कर दिया जाए और इकाई के स्थान पर दहाई का, यानी 10 ब्रैकेट में 9 माइनस यक्स और प्लस यक्स, तो इसका 2 गुना आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पे 9 का गुणा 9 में करें, 81 यक्स प्लस 9 का गुणा 9 में
81 बराबर 2 ब्रैकेट में 10 का गुणा 9 करें तो 90 माइनस 10 यक्स प्लस यक्स। 81 यक्स प्लस 81 बराबर 2 ब्रैकेट में 90 माइनस 10 यक्स में से यक्स को घटाएंगे तो माइनस 9 यक्स। 81 यक्स प्लस 81 बराबर 2 का गुणा करें तो 180 माइनस 2 का गुणा 9 में 18 यक्स। इसे पाछांतर करते हैं तो 81 यक्स ये इधर आएगा तो प्लस 18 यक्स बराबर 180 माइनस 81। अब इसे जोड़, ये 18 यक्स है, इसे जोड़ लें 8 1 9 और 8 1 9 यानी 99 यक्स बराबर इसको घटा देते हैं। 10 में से 1 निकलेगा 9 और 17 में से 8 निकल जाएगा तो 9। अब यहाँ पे यक्स बराबर 99 बटे 99, 99 से 99 को काटेंगे एक बार में तो यक्स बराबर 1। अब हमें यहाँ पे यक्स का मान प्राप्त हो गया। अब हमारा संख्या बराबर, तो संख्या हमने यहाँ पे बना करके रखा है 9 यक्स प्लस 9, इसी में यक्स का हम मान रख देंगे। तो यहाँ पे 9 यक्स प्लस 9, तो 9 गुणे यक्स की जगह पे 1 रखें प्लस 9 और 9 का गुणा 1 में 9 प्लस 9 बराबर 18। तो संख्या जो होगा हमारा 18 आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न F पर आते हैं, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये आंकड़ा दिया है, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका एक सारणी बना लेते हैं। ये F है, इसमें वर्ग अंतराल दूसरे कॉलम में बारंबारता, बारंबारता को हम F से लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल जो है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। इसकी बारंबारता जो है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। अब इसमें हम देखते हैं कि वर्ग अंतराल जो है 40 से 50 की बारंबारता जो है सबसे अधिक है। तो इस 20 को हम F1 मानते हैं और ठीक इसके पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता को F0 मानते हैं और इसके ठीक बाद की बारंबारता को F2 मानते हैं। तो अब इसमें हमारा बहुलक वर्ग जो होगा ये 40 से 50 होगा, जिसमें यल बराबर ये 40 है निम्न सीमा, F1 बराबर 20, F0 बराबर 12 और F2 बराबर 11 होगा और इसमें H बराबर 10 होगा, क्योंकि इस वर्गांतराल का जो अंतर है ये 10-10 का अंतर है। अब हम इसका बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक का फार्मूला जो है हमारा होता है यल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। यहाँ पे यल की जगह पे हम 40 रखते हैं प्लस
F1 के जगह पे 20 रखेंगे, माइनस F0 के जगह पे 12, 2 गुणे F1 के जगह पे 20 रखेंगे, माइनस F0 के जगह पे 12, माइनस F2 की जगह पे 11, गुणे H की जगह पे 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे 40 प्लस 20 में से 12 को घटाएंगे तो 8, 20 में 2 का गुणा करेंगे 40, माइनस 12 में 11 को जोड़ेंगे तो 23, गुणे 10। अब 40 प्लस 8 बटे 40 में से हम 23 को घटा दें, 10 में से 3 निकलेगा 7, 3 में से 2 निकलेगा 1, गुणे 10। यहाँ पर 40 प्लस 8 में 10 का गुणा कर दें तो 80 बटे 17। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, 17, 1 का भाग 17 में 17 बार, 17 का गुणा जब 40 में करेंगे तो 680 अब प्लस 80। अब 680 में जो है हम 80 को जोड़ देंगे तो 0 में 0 को जोड़ेंगे, ये 0, 8 8 16, 6 और 1 7, 760 बटे 17। अब 760 में जब 17 का हम भाग देंगे तो 44.7, तो इसका बहुलक जो है 44.7 आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है कि इन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें से 5 खंड को हल करना है, जो प्रत्येक का 4-4 अंक का है। इसमें पहले में ए दिया है, ए में 2 सवाल है, लेकिन इस पर जो है स्टार लगा हुआ है, तो ये जो है हमारा चैप्टर से निकाल दिया गया है, तो इसको हम नहीं करेंगे। अब प्रश्न संख्या बी पे हम आ जाते हैं। इसमें कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से लिया गया है, तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं। ये प्रश्न संख्या 2 का बी है। एक मीनार है और एक, ये 2 के बी में एक मीनार है, एक राजमार्ग है जो इस मीनार के आधार तक जाता है। इस मीनार के शिखर पर एक आदमी है, जो कि इस राजमार्ग पर एक कार है। इसका अवनमन कोण जो है 30 अंश बन रहा है। पुनः 6 सेकंड के बाद इस कार का अवनमन कोण जो है 60 अंश हो जाता है। 6 सेकंड के बाद जब कार यहाँ आ जाती है तो इसका अवनमन कोण जो है 60 अंश बन जाता है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि कार जो है यहाँ से इस बिंदु से इस मीनार के आधार तक पहुँचने में कितना समय लेगी, ये समय हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं ये मीनार जो है ए बी है, ये सी, ये डी। अब यहाँ पे लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। अब यहाँ देखिए जब ये 30 अंश का कोण बन रहा है तो ये भी हमारा 30 अंश बनेगा और ये जो है 60 अंश बनेगा। यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम यहाँ पे tan का प्रयोग करेंगे। tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है, इसमें लंब हमारा ए बी है, आधार जो है बी सी है। tan 30 अंश का मान जो है 1 बटे कर्ण में 3। ए बी की जगह पे हम h लिखेंगे, क्योंकि इस मीनार की ऊंचाई हम h माने हैं, तो h बटे बी सी। तिरछा गुणा करें तो यहाँ पे बी सी बराबर h कर्ण में 3 मीटर,
ये पूरा बी से लेके सी तक की दूरी जो है यच कड़ी में 3 मीटर हो गई। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 60 अंश का प्रयोग करेंगे। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार होगा, इसमें लंब ए बी होगा और आधार जो है बी डी होगा। tan 60 अंश का मान हम कड़ी में 3 रखें, ए बी के जगह पे एच, बी डी के जगह पे बी डी। यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 बी डी बराबर एच। अब यहाँ पे बी डी बराबर एच बटे कड़ी में 3 मीटर। चूंकि कार जो है बिंदु सी से डी तक की दूरी 6 सेकंड में तय कर रही है, तो लिखेंगे 6 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए हम BC में से BD को निकाल देंगे, तो BC माइनस BD। BC की दूरी जो है यच कड़ी में 3 है, तो यच कड़ी में 3 माइनस BD की दूरी जो है यच बटे कड़ी में 3 है, यच बटे कड़ी में 3। यहाँ इसे हल करते हैं, कड़ी में 3 LCM लेंगे तो कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में, तो ये 3H माइनस एच। यहाँ 3H में से H को जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे 2H बटे कड़ी में 3। ये जो है इस कार द्वारा तय की गई दूरी है। अब कार की चाल हम निकालें। कार की चाल बराबर फार्मूला हमारा होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ पे दूरी के जगह हम लिखेंगे 2H बटे कड़ी में 3। समय की जगह पे यहाँ पे हम 1/6 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 से हम 6 को काट देते हैं 3 बार में। तो ये कार की चाल जो है हमारा, कार की चाल H बटे 3 कड़ी में 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 1 सेकंड में कार जो है H बटे 3 कड़ी में 3 मीटर चलेगी। अब यहाँ पे कार को मीनार के पाद तक पहुँचने में लगा समय। समय बराबर हमारा फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे हम दूरी के जगह पे ये BD रखेंगे, तो BD बटे चाल जो है हमारा H बटे 3 कड़ी में 3, H बटे 3 कड़ी में 3। यहाँ पर BD के जगह पे H बटे कड़ी में 3 रखेंगे, अब बटे H बटे 3 कड़ी में 3। इसे हम चेंज कर दें तो H बटे कड़ी में 3 गुणे 3 कड़ी में 3 बटे H। ये H से H कट जाएगा, कड़ी में 3 से कड़ी में 3। 3 सेकंड यानी कार जो है मीनार के पाद तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लेगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न के C नंबर पे आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है बिंदु A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 2 बिंदु है, ये C नंबर है। एक बिंदु है A जिसका निर्देशांक है -2 2। एक बिंदु है B जिसका निर्देशांक है 2 8। तो इस रेखाखंड को मिलाने पर जो ये AB है
इस ए बी को 4 बराबर भाग में बांटने वाले 3 बिंदु है। मानते हैं ये P है, ये Q है, ये R है। ये चारों जो है आपस में बराबर है। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम लिख लें, ये AP संबंध है BP। यहाँ पे लिखेंगे AP संबंध है BP बराबर एक संबंध है, इसे जोड़ लें 1 2 3, एक संबंध है 3 हो जाएगा। अब बिंदु P के निर्देशांक, इसका फार्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m1 की जगह पे 1 रखेंगे, 1 गुणे x2 की जगह पे 2 रखेंगे, m2 की जगह पे 3 रखेंगे, x1 की जगह पे -2 रखेंगे, m1 की जगह पे 1 प्लस m2 की जगह पे 3, m1 की जगह पे 1 गुणे y2 की जगह पे 8 प्लस m2 की जगह पे 3 गुणे y1 की जगह पर 2 बटे 1 प्लस 3। 1 का गुणा में 2 में तो 2, ये प्लस 3 का गुणा -2 में तो -6 बटे 4। ये 1 का गुणा 8 में 8 प्लस 6 बटे 4। 6 में से 2 को निकालें तो -4 बटे 4, 8 में 6 को हम जोड़ेंगे तो 14 बटे 4। इसे काट दें 4 से 4 को, ये 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे -1 और 7 बटे 2। तो बिंदु P का निर्देशांक जो है -1 7 बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बिंदु Q का निर्देशांक निकालने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे AQ असंबंध है BQ। तो जितना बड़ा AQ है उतना ही बड़ा BQ है। तो यहाँ पे AQ संबंध है BQ बराबर एक संबंध है 1 हो जाएगा। AQ संबंध है BQ बराबर एक संबंध है 1। यहाँ पे लिखें बिंदु Q का निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पर m1 की जगह पर 1 लिखेंगे, x2 की जगह पे 2 तो 1 गुणे 2 प्लस m2 की जगह पर भी 1 रहेगा गुणे x1 की जगह पे -2। अब बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1, m1 की जगह पे 1 गुणे y2 की जगह पे ये 8 रखेंगे और y1 की जगह पर 2, तो y2 की जगह पर 8 प्लस m2 की जगह पर 1 और गुणे y1 की जगह पर 2, अब बटे 1 प्लस 1। अब यहाँ पर 1 का गुणा 2 में 2 और -2 अब बटे 2, यहाँ पे 8 प्लस 2 बटे 2, 2 में से 2 को निकालेंगे तो 0 बटे 2 और ये 10 बटे 2, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0, ये 2 बचे 10 यानी 5। तो यहाँ पे इस बिंदु Q का जो निर्देशांक है
ये हमारा आ गया 0.5। अब हम यहाँ पे बिंदु R का निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु R के लिए यहाँ पे AR संबंध है BR, जो है हमारा 3 संबंध है 1 हो जाएगा। 1 2 3, 3 संबंध है 1। यहाँ पे लिखेंगे AR संबंध है BR बराबर 3 संबंध है 1। तो बिंदु R का निर्देशांक बराबर, पुनः हम फार्मूला लिखें, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। m1 के जगह पर 3 गुणे x2 के जगह पर 2 प्लस m2 के जगह पे 1 गुणे x1 के जगह पर -2 बटे 3 प्लस 1। m1 के जगह पर 3 गुणे y2 के जगह पर 8 प्लस m2 के जगह पर 1 गुणे y1 के जगह पर 2 बटे 3 प्लस 1। यहाँ पे हल करें, 3 दूना 6, ये 1 का गुणा -2 में तो -2 बटे ये 3 और 1 4, फिर 3 का गुणा 8 में 24 प्लस 1 का गुणा 2 में 2 बटे 4। 6 में से 2 को निकालेंगे तो 4 बटे 4, और 24 में 2 को जोड़ेंगे तो ये 26 बटे 4। अब 4 से 4 को काट दें एक बार में, ये 2 दूना 4 और 2 से 26 को 13 बार में, जिसका निर्देशांक 1 13 बटे 2। तो ये जो बिंदु R का निर्देशांक है हमारा, R का निर्देशांक ये जो है 1 और 13 बटे 2, ये है इस प्रकार इस प्रश्न का ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब इसके अगले प्रश्न हम डी पे आते हैं, जिसमें कह रहा एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न मूल भिन्न का योग 29 बटे 20 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अब हम मान लेंगे, ये प्रश्न डी है, लिखेंगे माना भिन्न का हर बराबर यक्स, तो अंश बराबर यक्स माइनस 3, क्योंकि अंश जो है हर से 3 कम है, तो भिन्न जो है हमारा होगा यक्स माइनस 3 बटे यक्स। अब यहाँ पर अंश और हर में दो जोड़ने पर नई भिन्न, इसके अंश में भी 2 जोड़ दें यानी यक्स माइनस 3 प्लस 2, और हर में भी 2 जोड़ दें तो यक्स प्लस 2। तो जो नया भिन्न हमारा बनेगा ये यक्स माइनस 1 बटे यक्स प्लस 2। अब प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है जो मूल भिन्न है और नई भिन्न है दोनों का योग जो है हमारा 29 बटे 20 है। तो ये नई भिन्न जो है हमारा यक्स माइनस 1 बटे यक्स प्लस 2, और मूल भिन्न जो है यक्स माइनस 3 बटे यक्स बराबर 29 बटे 20। इसमें यक्स प्लस 2 और यक्स का हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे यक्स ब्रैकेट में यक्स प्लस 2,
यक्स प्लस दो से यक्स प्लस दो कटेगा और यक्स का गुणा हम यक्स माइनस एक में करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस यक्स से ये यक्स कटेगा, यक्स प्लस दो का गुणा यक्स माइनस तीन में, यक्स प्लस दो एक ब्रैकेट में यक्स माइनस तीन बराबर 29/20। अब इसका गुणा कर लेते हैं तो ये यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस यक्स का गुणा यक्स में यक्स स्क्वायर ये माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 6 बटे यक्स का गुणा करेंगे तो ये यक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 29/20। अब यहाँ पर हम इस यक्स में यक्स को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस यक्स और माइनस 3x जोड़ेंगे तो माइनस 4x और ये प्लस 2x माइनस 6/x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 29/20। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4x में से प्लस 2x को जब हम जोड़ेंगे तो माइनस 2x माइनस 6 बटे यक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 29/20। अब इसमें हम तिरछा गुणा कर लेते हैं, 20 का गुणा इसमें 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 बराबर इसका गुणा करें तो ये 29x स्क्वायर प्लस 58x। इसका पाछांतर हम कर लेंगे, 40x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 29x स्क्वायर माइनस 40x ये दूसरे साइड आएगा तो माइनस 58x माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ पे 40x स्क्वायर में 29x स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये 9 4 2 6 69x स्क्वायर माइनस इसे जोड़ना नहीं है इसे घटाना है क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ये माइनस का चिन्ह है तो 40 में ये 10 में से 9 निकलेगा 1, ये 3 में से 2 निकलेगा 1 यानी 11x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 40x है और माइनस 58x चिन्ह समान है जोड़ लेंगे तो 0 और 8 8 और 4 और 5 9 98x माइनस 120 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, इसे लिख सकते हैं 11x स्क्वायर माइनस 98 के जगह पे हम लिख सकते हैं 110 माइनस 12 x माइनस 120 बराबर 0। यहाँ पे 11x स्क्वायर माइनस 110x होगा और ये प्लस 12x माइनस 120 बराबर 0। अब इसमें हम 11x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x बचेगा माइनस 10 और प्लस यहाँ पे 12 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x माइनस 10 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं 11x प्लस 12 एक ब्रैकेट में x माइनस 10 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो 11x प्लस 12 बराबर 0 से तो यहाँ पे 11x बराबर ये माइनस 12 हो गया, x बराबर माइनस 12/11 ये जो है हमारा असंभव होगा। अब यहाँ पर x माइनस 10 बराबर 0 से तो x बराबर ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान 10 आ गया तो हम मूल भिन्न निकाल लेते हैं। मूल भिन्न तो मूल भिन्न हमने माना है x माइनस 3/x तो यहाँ पे x माइनस 3/x तो यहाँ पे x की जगह पे हम 10 मान रखेंगे तो 10 माइनस 3/10 10 में से 3 को घटाते हैं तो 7/10 वह भिन्न जो है हमारा 7/10 आंसर होगा। अब हम इसके अगले प्रश्न को देख लेते हैं जो ई है
तो प्रश्न ई पर जो है हमारा स्टार लगा हुआ है, जो कि ये चैप्टर से हटा दिया गया है, तो इस प्रश्न को हमें नहीं करना है। तो हम आगे वाले प्रश्न पे आते हैं। यफ में करा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बारंबारता बंटन सारणी दी हुई है, तो हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के लिए हम एक सारणी बना लेते हैं। ये यफ है हमारा, तो हम सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। जिसमें वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, एक कॉलम और हम निकालते हैं मध्य बिंदु। तो बारंबारता को हम यफ से दर्शाएंगे और मध्य बिंदु को यक्स से। एक कॉलम और बनाते हैं जो है हमारा यफ गुणे यक्स। अब यहाँ पर वर्ग अंतराल में हमारा 20 से 60 है, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450। इसकी बारंबारता है हमारा 7, 5, 16, 12, 2, 3। अब हम इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु निकालने के लिए निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो 60 और 20 80 होगा, 80 में 2 का भाग देंगे तो 40। इसमें 100 में 60 को जोड़ेंगे 160 का आधा हो जाएगा 80। 150 में 100 को हम जोड़ेंगे तो 250, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा 125। इसका 150 में 250 को जोड़ते हैं तो 400, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा हमारा 200। ये 350 में 250 को जोड़ेंगे तो 600, 600 का आधा हो जाएगा 300। और 450 में 350 को जोड़ेंगे तो 800, इसका आधा जो है मध्य बिंदु 400 हो जाएगा। अब हम यफ गुणे यक्स निकालते हैं। 40 में 7 का गुणा 280, 80 में 5 का गुणा 400, 125 में 16 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 2000 हो जाएगा। 200 में 12 का गुणा करेंगे 2400 होगा। 300 में 2 का गुणा करेंगे 600, और 400 में 300 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 1200 हो जाएगा। अब हम योग कर लेते हैं। ये सिग्मा यफ हो गया है, सिग्मा यफ यक्स। तो यफ को हम जोड़ लेते हैं। 7, 5, 12, 6, 18, 2, 20, 2, 22, 3, 25, 1, 2 और 2, 4। तो सिग्मा यफ जो है हमारा 45 हो गया। अब सिग्मा यफ यक्स इसको जोड़ते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो गया। 4, 2, 6, 4, 10, 6, 16, 2, 18, 2, 2, 4, 1, 5, 6, यानी ये 6880 हो गया। अब हमें इसका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर हमारा फार्मूला होता है सिग्मा यफ यक्स अपान सिग्मा यफ। तो सिग्मा यफ यक्स के जगह पे हम 6880 रखेंगे बटे सिग्मा यफ की जगह पर 45 रखेंगे।
6880 में जब 45 का भाग देंगे तो 152.888 इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं या 152.89। तो ये जो है हमारा माध्य हो गया आंसर। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 3 पे आ जाते हैं, जो 6 अंक का है। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें दो त्रिभुज है, प्रश्न संख्या 3 है हमारा। दो त्रिभुज है, एक मान लेते हैं ए बी सी, एक और त्रिभुज मान लेते हैं डी ई एफ। इन दोनों त्रिभुज का एक कोण जो है आपस में बराबर है। मान लेते हैं कोण डी और कोण ए आपस में बराबर है और इनके भुजाओं का अनुपात जो डी ई और ए बी का अनुपात और डी एफ और ए सी का अनुपात आपस में बराबर है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अब यहाँ पे लिख लें, दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, कोण डी बराबर कोण ए तथा डी ई बटे ए बी बराबर डी एफ बटे ए सी। अब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज ए बी सी। ये जो डी ई एफ है ये ए बी सी के समरूप है। अब सबसे पहले हम एक रचना करते हैं। भुजा ए बी पर बिंदु P तथा ए सी पर बिंदु Q इस प्रकार लिया कि इस पर ए बी पर एक बिंदु हम P लेते हैं और ए सी पर एक बिंदु Q। इस प्रकार लिया कि ए पी बराबर डी ई तथा ए क्यू बराबर डी एफ है और P तथा Q को मिलाया। यहाँ पर इस P और Q को हम मिला देते हैं। अब यहाँ से उपपत्ति करेंगे हम। त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए पी क्यू ए, ये डी ई बराबर ए पी ये रचना से, और कोण डी बराबर ये कोण डी बराबर कोण ए, ये इस प्रश्न में दिया है। और पुनः डी एफ बराबर ये डी एफ बराबर ए क्यू,
ये डी एफ जो है ए क्यू के बराबर है। ये भी हमारा रचना से, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम त्रिभुज ए पी क्यू, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यस ए यस से, यस ए यस नियम यानी भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर डी ई बटे ए बी लिखें, डी ई बटे ए बी बराबर डी एफ बटे ए सी, ये जो है हमारा प्रश्न में दिया है, यहाँ पर ये प्रश्न में दिया है। अब यहाँ पे हम डी ई के जगह पे ए पी लिख सकते हैं, तो ए पी बटे ए बी बराबर डी एफ के जगह पे ए क्यू लिख सकते हैं, ए क्यू बटे ए सी। किससे हुआ है? ये रचना से हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें ये ए पी बटे ए बी हो गया और ए क्यू बटे ए सी मिल गया, इसलिए ये पी क्यू जो है बी सी के समांतर होगा, इसलिए पी क्यू समांतर बी सी। ये प्रमेय है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। इसलिए ये कोण जो है ए पी क्यू, ये वाला कोण जो है कोण बी के बराबर होगा, और कोण ए क्यू पी जो है ये कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि जब ये पी क्यू और बी सी आपस में समांतर हो जा रहे हैं तो दोनों संगत कोण बन रहे हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। कोण ए पी क्यू बराबर कोण बी तथा कोण ए क्यू पी बराबर कोण सी, इसलिए त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये ए पी क्यू और ए बी सी आपस में समरूप होंगे। ए से कोण नियम से ये दोनों आपस में समरूप होंगे। अब यहाँ पे त्रिभुज ए पी क्यू के जगह पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज डी ई एफ, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज डी ई एफ। यहाँ पे लिखेंगे ए पी क्यू की जगह पे त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये समीकरण 1 से। तो हमें ये सिद्ध करना था कि त्रिभुज डी ई एफ जो है समरूप त्रिभुज ए बी सी के है, तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है हमारा सिद्ध हो गया। अब हम इसके अगले प्रश्न ये तीसरे का अथवा पे आ जाते हैं, जो कि इस पर स्टार लगा हुआ है। ये प्रश्न जो है हमारे चैप्टर से हटा दिया गया है, तो इस प्रश्न को हमें नहीं करना है। अब प्रश्न संख्या 4 पे आ जाते हैं। ये भी 6 नंबर का है। इसमें कह रहा है हल कीजिए, जहाँ 4 बटे कर्ण में x है प्लस 3 बटे कर्ण में y बराबर 3 और 8 बटे कर्ण में x प्लस माइनस 9 बटे कर्ण में y बराबर 1। तो इसे हमें हल करना है। प्रश्न संख्या 4 बटे कर्ण में x प्लस 3 बटे कर्ण में y बराबर 3 और ये 8 बटे कर्ण में x माइनस ये x है कर्ण में x माइनस 9 बटे कर्ण में y बराबर 1। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना 1 बटे कर्ण में x बराबर p तथा 1 बटे कर्ण में y बराबर q। अब 1 बटे कर्ण में x बराबर p जब इसमें हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4p प्लस 3q बराबर
3, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और ये हो जाएगा 8p माइनस 9q बराबर 1, ये समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 9q है और यहाँ पे 3q है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में जब 3 से गुणा करेंगे तो ये 12p हो जाएगा प्लस 9q बराबर 9, ये समीकरण 3 हो गया। और ये हो गया 8p माइनस 9q बराबर 1, ये जो है हमारा समीकरण 2 है। अब इसमें हम देख रहे हैं जो q का गुणांक है ये बराबर हो गया, तो समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9q से 9q कट जाएगा, यहाँ पे 12p में 8p जोड़ेंगे तो ये 20p बराबर 9 1 10, तो p बराबर 10/20 काट देते हैं, 10 1 10, 10 दूना 20, तो यहाँ पे p का मान जो है 1/2 आ जाता है। अब चूंकि p की जगह पे हम मान रखेंगे 1/करणी में यक्स, तो p की जगह मान रखते हैं 1/करणी में यक्स बराबर 1/2, तिरछा गुणा कर दें तो ये करणी में यक्स बराबर 2 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो यक्स बराबर 4, तो यक्स का मान जो है हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण 1 में ये p बराबर 1/2 रखने पर, p बराबर 1/2 रखने पर, तो समीकरण 1 जो है हमारा 4p प्लस 3q बराबर 3, तो 4 गुणे p के जगह पर 1/2 रख दिए प्लस 3q बराबर 3, 2 से काट देते हैं 4 को 2 बार में, 2 का गुणा तो 2 प्लस 3q बराबर 3, यहाँ पे 3q बराबर 3 प्लस ये माइनस हो जाएगा 3 माइनस 2, तो ये q बराबर 3 में 2 को निकालेंगे 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर q की जगह पे हम 1/करणी में y मान रखेंगे, तो यहाँ पे q की जगह पे रख देते हैं 1/करणी में y बराबर 1/3, तिरछा गुणा कर दें तो करणी में y बराबर 3, अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो y बराबर 9, तो इस तरीके से y का मान 9 और x का मान 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसके प्रश्न संख्या 4 का अथवा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किमी प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में की अपेक्षा 1 घंटे अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इसका अथवा है, आप दोनों में से कोई एक प्रश्न हल कर सकते हैं। यहाँ पे एक नदी है, इसमें धारा बह रही है, तो जब ये शांत जल में है तो एक नाव है, उसकी चाल जो है 18 किमी प्रति घंटा है, 1 घंटे में 18 किलोमीटर जा रही है। फिर कह रहा है 24 किलोमीटर, ये धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने पर, 24 किलोमीटर दूरी तय करने में, अब मान लीजिए इधर धारा हमारा बह रहा है तो इधर 24 किलोमीटर दूरी तय करने में, अब पुनः इसके प्रतिकूल पुनः 24 किलोमीटर वापस आने में जो है 1 घंटा समय अधिक लेती है, तो धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे माना धारा की चाल बराबर यक्स किमी प्रति घंटा। अब लिखेंगे मोटर बोट की शांत जल में चाल बराबर 18 किमी प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में
दिशा में चाल बराबर, जब ये धारा की दिशा में चाल इसका होगा तो इसमें धारा की चाल जुड़ जाएगा, यानी 18 प्लस यक्स किमी प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में नाव की, ये बोट की चाल, ये बोट है, बोट की चाल। अब जब विपरीत दिशा में जब चलेगी तो उसमें धारा का चाल जो है घट जाएगा, यानी 18 माइनस यक्स किमी प्रति घंटा। हम यहाँ पर लिखेंगे धारा की दिशा में बोट द्वारा 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर फार्मूला होता है हमारा दूरी बटे चाल। तो दूरी जो है हमारा 24 किलोमीटर है और धारा की दिशा में जो है नाव की चाल 18 प्लस यक्स है। 18 प्लस यक्स 1 घंटा हो जाएगा। पुनः लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में बोट द्वारा 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी जो है हमारा 24 किलोमीटर है। अब विपरीत दिशा में जो है बोट की चाल 18 माइनस यक्स है। अब प्रश्नानुसार चौबीस बटे 18 प्लस यक्स बराबर 24 बटे 18 माइनस यक्स। जब ये धारा के विपरीत दिशा में चल रही है, ये धारा की दिशा में चल रही है, तो विपरीत दिशा में धारा की दिशा की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लग रहा है। अगर इसको 4 घंटा जाने में समय लग रहा है तो इसको 5 घंटे में, तो हम इसमें जो है धारा की दिशा वाले समय में 1 घंटा हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर लें, 24 बटे 18 माइनस यक्स, इसको जब पाछांतर करेंगे तो माइनस 24 बटे 18 प्लस यक्स बराबर 1। इसमें हम 24 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 बटे 18 माइनस यक्स माइनस 1 बटे 18 प्लस यक्स बराबर 1। 24 ब्रैकेट में, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस यक्स 1 ब्रैकेट में, 18 प्लस यक्स 1 ब्रैकेट में। 18 माइनस यक्स ये कटेगा, 18 प्लस यक्स का गुणा 1 में होगा 18 प्लस यक्स। 18 प्लस यक्स ये कटेगा तो 18 माइनस यक्स का गुणा ये माइनस यक्स में होगा तो माइनस 18 प्लस यक्स हो जाएगा बराबर 1। अब हम यहाँ पे ये माइनस 18 से प्लस 18 को काट देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 24 ब्रैकेट में 2 यक्स बटे, यहाँ पे देखते हैं a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूला में हम तोड़ देंगे तो ये 18 पर वर्ग अब माइनस यक्स पे वर्ग बराबर 1 हो जाएगा। 24 ब्रैकेट में 2 यक्स बटे 18 का हम वर्ग करेंगे तो 324 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 1। इसका गुणा कर दें तो 24 दूना 48 यक्स बराबर 324 माइनस यक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो 324 माइनस यक्स स्क्वायर।
इसे पाछांतर करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर होगा आप प्लस 48 एक्स और 324 जब दूसरे साइड आएगा तो माइनस 324 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हम 48 की जगह पे 324 का गुणनखंड जो है हमारा होगा 54 गुणे 6 और 54 में से अगर 6 को घटाएं तो ये 48 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 बाहर एक्स माइनस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स हो जाएगा अब माइनस 6 एक्स माइनस 324 बराबर 0। इसमें एक्स हम कामन लेते हैं तो एक्स प्लस 54 माइनस 6 कामन लेते हैं तो एक्स प्लस 54 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे एक्स प्लस 54 एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस 6 एक ब्रैकेट में बराबर 0। एक्स प्लस 54 बराबर 0 से तो एक्स बराबर ये पाछांतर होगा तो माइनस 54, ये असंभव होगा क्योंकि जो धारा की चाल है वो ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए ये असंभव हो जाएगा। अब x माइनस 6 बराबर 0 से तो यहाँ पे x बराबर 6, तो ये जो है धारा की चाल हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। अब इस